हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में, जो कि एनसीईआरटी बुक का बायोलॉजी चैप्टर है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि एल्वियोली इज फाउंड इन व्हिच पार्ट ऑफ आवर बॉडी। तो एल्वियोली हमारे बॉडी के कौन से ऑर्गन या पार्ट में मिलता है। तो एल्वियोली लंग्स में होता है। लंग्स का जो प्रोजेक्शंस लाइक होता है तो उसमें होता है। इसके लिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लंग्स। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अच्छा यहाँ पे देखो कैसे समझाया है कि ये जो होता है ये एपिग्लोटिस होता है, ऊपर वाला लेयर, इसमें लैरिंग्स होता है, उसके बाद ट्रकिया पाइप की तरह होता है, उसमें जो एयर आता है वो आके फाइनली कहाँ पे होता है, जो प्रोजेक्शन लाइक होता है तो इसके अंदर, इसको हम एल्वियोली बोलते हैं। ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है ना प्रोजेक्शन लाइक, उसको हम एल्वियोली बोलते हैं। देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन को डिफाइन करने को बोला है। रेस्पिरेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विथ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स इज कॉल्ड ब्रीदिंग, कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग क्या होता है? जिस प्रोसेस में हम ऑक्सीजन को क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से सेल के अंदर को लेते हैं एंड उसका यूटिलाइज होने के बाद जो बाई प्रोडक्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको हम लंग से कहाँ भेजते हैं, एटमॉस्फेयर को भेजते हैं। उसी प्रोसेस, वो ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है और उसको कॉमनली हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। ये एक सेल है, सेल को अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन अंदर लिया, मेटाबॉलिक प्रोसेस हुआ, फिर बाई प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट या फिर बाई प्रोडक्ट जो बनेगा वो बाहर निकलेगा, तो आज बाई प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रांकियल रेस्पिरेशन इज ऑब्जर्व्ड इन। ब्रांकियल रेस्पिरेशन किस में ऑब्जर्व होता है? जैसे कि हमने बोला रेस्पिरेशन होता है कि ऑक्सीजन को अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना। इन ब्रांकियल रेस्पिरेशन वर्ड से ही पता चलेगा कि ब्रांकियल का मतलब देखो ब्रांचेस टाइप का होगा। ये किस में होगा फिर? तो मोस्ट ऑफ फिशेस, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्का विथ स्पेशल भास्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड एज गिल्स। ये जो गिल होता है ना, ये वाला पोर्शन गिल्स का जो स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए वहाँ पे क्या होता है, ब्रांकियल रेस्पिरेशन होता है। अगर उसको हम अच्छे से समझेंगे, कोई फिश हो या फिर कुछ भी चीज़ हो, उनका अगर गिल्स का स्ट्रक्चर देखोगे तो वो ऐसे प्रोजेक्शंस लाइक होते हैं, इसे करके ये प्रोजेक्शंस लाइक जो गिल्स का स्ट्रक्चर होता है ना पूरा फिश का, तो उसके थ्रू वो लोग क्या करते हैं ना, रेस्पिरेशन करते हैं, इसीलिए इसको हम ब्रांकियल रेस्पिरेशन करते हैं। देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन इज ऑब्जर्व्ड इन। पल्मोनरी रेस्पिरेशन क्या होता है? वर्ड से ही पता चल रहा है। पल्मोनरी का मतलब यहाँ पे लंग्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, इसीलिए पल्मोनरी बोला गया। तो भास्कुलराइज्ड बैग्स कॉल्ड lungs, pulmonary respiration are used by the terrestrial form for the exchange of gases। aquatic होगा तो वहाँ पे ब्रांकियल हमने पढ़ा, लेकिन अगर टेरेस्ट्रियल में कोई रेस्पिरेशन पूछेगा तो वो क्या होगा, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। और यहाँ पे बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लंग्स बोलते हैं, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन क्या होता है ना, एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स कैन रेस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन, जिसको हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। एम्फीबियन का मतलब पता है, जो मतलब एक्वाटिक है, मतलब टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी रह सकता है और एक्वाटिक हैबिटेट में रह सकता है। जैसे कि हमें पता है कुछ फ्रॉग होते हैं, वो अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो पानी में चले जाएंगे, मतलब रिवर हो गया या फिर एक्वाटिक चले जाएंगे। लेकिन अगर टेम्परेचर कम हुआ तो बॉडी बैलेंस करने के लिए वो टेरेस्ट्रियल में आते हैं, तो एम्फीबिया हो गए। तो यहाँ पे बोला है कि एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग, और फ्रॉग के पास एक अच्छा कैरेक्टर क्या है ना, उनका स्किन जो होता है ना, मॉइस्ट स्किन होता है, इसीलिए वो क्या करते हैं, स्किन के थ्रू, अगर ये उनका स्किन का सरफेस है ना, यहाँ पे उनका जो मॉइस्ट स्किन का सरफेस है, तो यहाँ पे मॉइस्ट स्किन का सरफेस होता है, इसके थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, इसलिए इसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोला जाता है। देन 6 नंबर क्वेश्चन, डैश इज कॉल्ड एज साउंड बॉक्स। साउंड बॉक्स किसे बोला जाता है? ऑप्शन ए फेरिंग्स, ऑप्शन बी लैरिंग्स, ऑप्शन सी ट्रैकिया, ऑप्शन डी एपिग्लोटिस। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी लैरिंग्स। क्यों? क्योंकि लैरिंग्स को ही हम साउंड बॉक्स बोलते हैं। मैं अभी जो बोल रहा हूँ वो साउंड जो प्रोड्यूस हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है, लैरिंग्स की वजह से हो रहा है। सो लैरिंग्स क्यों? क्योंकि लैरिंग्स इज ए कैटिलेजिनस बॉक्स व्हिच हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन। साउंड प्रोडक्शन होगा तभी तो साउंड होगा ना, तो साउंड प्रोडक्शन के लिए कौन हेल्प करता है, लैरिंग्स हेल्प करता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स हाउ मेनी स्टेजेस। ब्रीदिंग मैकेनिज्म जो होता है उसमें कितने स्टेजेस होते हैं वो मैकेनिज्म में? तो जनरली मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स 2 स्टेजेस, एक तो फास्ट इंस्पिरेशन, सेकेंड एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन में क्या होता है, ड्यूरिंग व्हिच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रन इन। देखो वर्ड से ही पता चलेगा, इंस्पिरेशन शुरू हुआ किससे, इन से, इंस्पिरेशन इन से। इन का मतलब अंदर लेना, अंदर क्या लेते हैं हम, ऑक्सीजन लेते हैं इन द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्पिरेशन। इंस्पिरेशन में क्या होता है ना, ऑक्सीजन को अंदर लेना होता है।
उसके बाद एक्सपिरेशन, एक्सपिरेशन भी वर्ड से पता चल रहा है, स्टार्टिंग किससे हुआ है, एक्स से, इसका मतलब एग्जिट होना, कौन सा चीज़, तो एक्सपिरेशन बाय व्हिच द अल्वेओलर एयर इज रिलीज्ड आउट, जो हम ऑक्सीजन लिए उसका जो यूटिलाइज हुआ उसके बाद वो कन्वर्ट हो गया कार्बन डाइऑक्साइड एज बाई प्रोडक्ट, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में नहीं रहना चाहिए, उसको रिलीज होना चाहिए आउटसाइड। तो इंस्पिरेशन में हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, एक्सपिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर जनरेटिंग प्रेशर ग्रेडियंट व्हाट इज द मैकेनिज्म, जो हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, ऐसा क्यों होता है, क्यों हम कार्बन डाइऑक्साइड को ही नहीं लेते, ऑक्सीजन को ही नहीं छोड़ते, क्योंकि उसका एक पर्टिकुलरली प्रेशर का ग्रेडियंट होता है। ग्रेडियंट का मतलब उनका कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट, मतलब एटमॉस्फेयर में देखोगे तो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, तो इसीलिए हम ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लंग्स के अंदर लेते हैं, फिर बॉडी के अंदर लेते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन हमारे बॉडी के अंदर एज ए बाई प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाता है, तो उसको हमें बाहर भेजना होता है, इसीलिए वहाँ पे प्रेशर का ग्रेडियंट टर्म यूज किया गया। तो ये जो जनरेट होता है प्रेशर ग्रेडियंट, ये कौन करवाता है लंग्स में, तो जनरली रेस्पिरेशन के दौरान जो स्पेशलाइज्ड मसल्स होते हैं एंड डायफ्रागम, द डायफ्रागम एंड स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मसल्स सिर्फ प्रेशर ग्रेडियंट जनरेट करने के लिए लंग्स के मतलब रिब्स के पास होते हैं। तो क्या होता है मसल्स का नाम, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स बिटवीन द रिब्स के बीच में होते हैं, इसीलिए वो हेल्प करते हैं ताकि एक ग्रेडियंट हो सके। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब सांस लेते हैं और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर पर ज़्यादा होता है तो इसको हम अंदर लेते हैं, लेकिन जब सांस छोड़ना होता है तब हमारे लंग्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो बाई प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाता है, तो इसको छोड़ना होता है, इसीलिए क्या आता है आउट। ठीक है, ये आता है आउट, ये आता है इन। देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये देखो इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन का जो मैकेनिज्म है उसका प्रोसेस के बारे में यहाँ पे समझाया गया है। इंस्पिरेशन वर्ड से पता चल रहा है इन का मतलब अंदर लेना ऑक्सीजन को। तो क्या हुआ, एयर पहले एंटरिंग लंग्स के अंदर एयर एंटर हुआ, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स इंक्रीजेस। अगर कोई चीज़ लंग्स के अंदर एंटर कर रहा है तो वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स का वॉल्यूम तो इंक्रीज होगा, वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स इंक्रीज होगा तो प्रेशर जनरेट होगा, तो वो क्या करेगा, रिब्स एंड स्टर्नम रेस्ट, रिब्स और स्टर्नम को रेस्ट करेगा। तो उसके बाद क्या होगा, डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्टेड, डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्ट होगा। डायफ्रागम कब कॉन्ट्रैक्ट होता है, इंस्पिरेशन पर डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये जो 1 2 3 4 चारों स्टेप है इसको याद रखना। पहले एयर अंदर एंटर किया, फिर वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स इंक्रीज होने के बाद देन वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स इंक्रीज होगा, यहाँ पे डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्ट होगा, एयर एंटर करेगा तो, और रिब्स और स्टर्नम कैसे हो जाएंगे, रेज्ड हो जाएंगे इंस्पिरेशन प्रोसेस में। देन मूविंग टू एक्सपिरेशन प्रोसेस में क्या होता है, एयर एक्सपेल्ड फ्रॉम द लंग्स, एक्सपेल्ड का मतलब बाहर गया, आउट हो गया, मतलब बाहर जा रहा है इस तरह। तो वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स डिक्रीज होगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि जब एंटर कर रहा था एयर तो वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स इंक्रीज हो रहा था, अब तो बाहर जा रहा है तो वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स तो डिक्रीज होगा। और इसके साथ क्या होता है ना, रिब्स एंड स्टर्नम रिटर्न टू ओरिजिनल पोजीशन। हमने बोला था जब हम एयर लिए थे तो रिब्स और स्टर्नम क्या हुआ था, स्ट्रेच्ड हुआ था, मतलब अपना पोजीशन से थोड़ा आउटर की तरफ स्ट्रेच हुआ था, लेकिन अब एयर ही बाहर जा रहा है तो वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगे, कौन, रिब्स एंड स्टर्नम। और डायफ्रागम हमने क्या बोला था, इंस्पिरेशन में डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्ट होता है क्योंकि एयर अंदर आ रहा है, लेकिन एक्सपिरेशन में एयर तो बाहर जा रहा है, तो क्या होगा, डायफ्रागम रिलैक्स्ड हो गया और अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ गया। क्या लिखा है, डायफ्रागम रिलैक्स्ड एंड आर्च्ड एंड अपवर्ड, इसीलिए रिलैक्स हो गया, आर्च्ड हो गया, अपवर्ड आ गया। तो ब्रीदिंग मैकेनिज्म का 2 प्रोसेस है, मतलब इन्वॉल्व होता है स्टेप, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन में हम अंदर लेते हैं तो क्या, एयर लेते हैं तो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स इंक्रीज होता है, डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिब्स एंड स्टर्नम स्ट्रेच होता है या फिर रेज्ड होता है। एक्सपिरेशन में क्या होता है, एक्सपिरेशन में एयर एक्सपेल्ड फ्रॉम लंग्स, एयर बाहर जा रहा है लंग्स से, तो वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स तो डिक्रीज होगा, वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स डिक्रीज होगा तो रिब और स्टर्नम का कुछ काम नहीं है, वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, डायफ्रागम रिलैक्स्ड हो जाएगा, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था इंस्पिरेशन में, एक्सपिरेशन में डायफ्रागम रिलैक्स्ड हो जाएगा, आर्च हो जाएगा एंड अपवर्ड हो जाएगा। ठीक है, देन ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर मतलब ये ब्रीदिंग और मैकेनिज्म ऑफ एक्सचेंज का पहला पार्ट है, दूसरे पार्ट में मैं पूरा उसका जो प्रोसेस होता है, वेंटिलेशन और पल्मोनरी रेस्पिरेशन क्या होता है वो पूरा डिटेल्स में समझाऊंगी। अगर आपको कोई क्वेरीज है फिर क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।